आसमान का सीना भी छलनी हो गया होगा, पत्थर का कलेजा भी पिघल गया होगा। ये महिलाएं एक इंसान के आगे हाथ जोड़ रही हैं, उसके पांव पकड़ रही हैं, क्योंकि इस इंसान में उन्हें भगवान नजर आ रहा है। ये महिलाएं जिनके पांव पड़ रही हैं, वो नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। इन महिलाओं को अपने रिश्तेदार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। भरोसा था कि रेमडेसिविर की डोज अस्पताल में भर्ती उनके रिश्तेदारों को नई जिंदगी दे सकती है, लेकिन इंजेक्शन की डोज देना तो दूर, सीएमओ साहब ने इन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। बोले कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोले कि जेल में डलवाने के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने की आस टूटी तो महिला फफक फफक कर रोने लगी। पहले सीएमओ साहब ने इस महिला की आस तोड़ी और फिर कोरोना ने इसके बेटे के सांसों की डोर को तोड़ दिया। लेकिन मौत को जीवन का अंतिम सत्य समझकर सब्र करने की सलाह देने वालों को भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस महिला के बेटे के हिस्से की रेमडेसिविर आखिर कहां गई, क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तो रेमडेसिविर की कमी न होने की बात डंके की चोट पर कही थी। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है, और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। रेमडेसिविर, जी हाँ, ये कोरोना संक्रमितों के लिए अगर दवा है तो तीमारदारों के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन बाजार से रेमडेसिविर गायब है। कोरोना की दूसरी लहर से समूचा देश तड़प रहा है। दवा से लेकर हवा तक की भारी किल्लत है। इन हालात में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। करीब 2,500 रुपए का इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 1.5 लाख रुपए तक में बिक रहा है। इसके अलावा रेमडेसिविर की किल्लत का फायदा उठाने के लिए धंधेबाज नकली इंजेक्शन की भी बिक्री कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नकली रेमडेसिविर के धंधे के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये लोग रेमडेसिविर के 2000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेच चुके हैं। पुलिस के मुताबिक रेमडेसिविर की कालाबाजारी में कई अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और वार्ड बॉय से लेकर दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं। शहर शहर रेमडेसिविर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन लाइन में लगे लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें दवाई मिलेगी भी या नहीं। हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं, और जो पेशेंट हमारा एडमिट है वो तो वहाँ मर ही रहा है, हम भी यहाँ मर रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ बाहर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन ने यहाँ बता दिया है कि टोकन मिलता है, और टोकन किस आधार पे और कैसे मिलेगा इसके बारे में प्रशासन ने नहीं बताया। जो भी लोग यहाँ हैं वो हर आदमी अपने अपने हिसाब से आ रहा है, लाइन लगा रहा है। हम 12 घंटा 13 घंटा यहाँ शाम से लाइन लगा रहे हैं, और पता चल रहा है कि सुबह आकर के यहाँ पर बवाल हो रहा है, क्योंकि हर आदमी को आवश्यकता है इंजेक्शन की। हाथ थक हार के हम लोग बैठ गए और क्या करेंगे। महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं? कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। किस लिए आप लाइन में लगे हुए हैं, क्या लेने के लिए? रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। रेमडेसिविर के लिए मारामारी दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार और महाराष्ट्र में है, तो राजस्थान में भी है। राजस्थान सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज बांटने में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। हकीकत ये है कि हमारे स्टेट के अंदर 1,17,000 पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं अभी, और भारत सरकार का जो एलोकेशन हुआ है, जिसका चार्ट मेरे पास है, उसमें हमसे कम पॉजिटिव केस है, एक्टिव केस हैं गुजरात में। वहाँ 1,63,000 आप रेमडेसिविर दे रहे हैं, और हमारे उनसे करीब 20-22 हज़ार एक्टिव केस ज़्यादा है, और हमको 26,500। भारत सरकार को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्टिव केसेस को देखते हुए ही, चाहे ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है, चाहे रेमडेसिविर और दूसरे इंजेक्शन्स का अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट उसी दृष्टिकोण से किए जाने चाहिए कि किस राज्य में कितने एक्टिव केस हैं। एक तरफ डॉक्टर इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि रेमडेसिविर की जरूरत हर मरीजों को नहीं होती, बहुत गंभीर मरीजों को ही इसकी जरूरत होती है। दूसरी तरफ वो भी डॉक्टर हैं जो पर्ची पर धड़ल्ले से रेमडेसिविर लिख रहे हैं। नतीजा ये होता है कि मरीजों के घर वाले इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और काला बाजारियों के चंगुल में फंस रहे हैं।
ऑक्सीजन के लिए जिस महासंकट में देश की सांसें घुट रही हैं, वो महासंकट 2 हफ्ते बाद भी दूर क्यों नहीं हो रहा? इसे सीधे तरीके से समझें तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है और सप्लाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हैं। जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड रोज 700 मीट्रिक टन है। केंद्र से 490 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन कोटा है, लेकिन ये 490 मीट्रिक टन भी पूरा नहीं पहुंच रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ऑक्सीजन के टैंकर पर्याप्त नहीं है। प्लांट से ऑक्सीजन भरकर टैंकर लाने में दिक्कत है। ये दिल्ली ही नहीं, हर जगह का हाल है और यही ऑक्सीजन के महासंकट की सबसे बड़ी वजह भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सप्लाई में। देश में इस वक्त करीब 9,103 मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और 7,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की देश में डिमांड है। अब ये शर्म की बात भी है। सवाल भी है कि जिस देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी नहीं है, उस देश के लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर आखिर क्यों मर रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन के लिए शहर शहर लोग भटक रहे हैं, जगह जगह लाइन लगाए हैं? क्यों ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं? ये हालात तभी बदले जा सकते हैं जब प्लांट से ऑक्सीजन भरकर तेजी से लाए जाएं। राज्यों की डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो, सही तरीके से और तत्काल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्लांट से ऑक्सीजन की तेजी से सप्लाई कैसे की जाए और कैसे कम से कम समय लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त 1 मिनट भी बहुत कीमती है। इसमें एयरफोर्स के बड़े विमान लगे हैं जो खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके प्लांट तक पहुंचा रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन भरकर टैंकर्स को रोड से राज्यों तक लाया जा रहा है। इससे एक तरफ का टाइम बच रहा है। अलग अलग राज्यों के लिए ऑक्सीजन ट्रेनें चल रही हैं जो राज्यों से खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर प्लांट तक जा रही हैं और वहां से ऑक्सीजन भरे टैंकर को राज्यों तक पहुंचा रही हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। लेकिन इससे भी संकट दूर नहीं हो रहा, तो वो इसलिए कि ऑक्सीजन तेजी से पहुंचाने के लिए जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वही ध्वस्त है। जो जरूरी चीजें हैं वो पर्याप्त नहीं है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने के लिए देश में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन टैंकर नहीं है। भारत के पास 1,224 ऑक्सीजन टैंकर हैं। इनकी कुल क्षमता 16,732 टन है। एक टैंकर को डिलीवरी करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। इस तरह एक समय में 16% टैंकर ही उपलब्ध होते हैं, यानी 3500 से 4,000 टन ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक समय में करीब 200 टैंकर ही उपलब्ध होते हैं। इसका विकल्प हाई कैपेसिटी वाले क्रायोजेनिक टैंकर है, जिनमें एक टैंकर की कीमत करीब 50 लाख रुपए होती है और जिन्हें कंपनियां अपना खर्च रखने के लिए खरीदती नहीं थी। इस वक्त सरकार पर जिम्मेदारी है कि वो हाई कैपेसिटी क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध कराए। इसके लिए सिंगापुर, जर्मनी, यूएई जैसे देशों और जहां से भी मुमकिन हो रहा है वहां से ये टैंकर मंगवाए जा रहे हैं। 2 हफ्ते से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ट्रेनों से ऑक्सीजन टैंकर के ट्रांसपोर्टेशन की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिश इसलिए काफी नहीं है क्योंकि इससे ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। 29 अप्रैल तक 10 दिन में रेलवे ने देश भर में 640 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचाई है। लेकिन अकेले दिल्ली की एक दिन की डिमांड इससे ज्यादा 700 मीट्रिक टन है। अब सोचिए ट्रेन से ऑक्सीजन पहुंचाना कैसे ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भूगोल भी आड़े आ रहा है। देश में ऑक्सीजन प्लांट्स की लोकेशन जरूरतमंद शहरों से लंबी दूरी पर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास सरप्लस ऑक्सीजन है और वो देश के दूसरे हिस्सों में भेज रहे हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण टाइम लग रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात भी ऑक्सीजन के बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वहाँ खपत भी ज्यादा है। इन्हीं मुश्किलों की वजह से देश की सांसों पर आफत है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे संकट की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, जिस पर सरकारें आंखें बंद कर बैठी हुई थी और जब संकट आ गया तो कोई कोशिश काम नहीं आ रही।